हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सीओए सब्जेक्ट के एनईपी 2020 के हिसाब से सीओए सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन चैप्टर 4, 5 एंड 6। ये जो सीओए सब्जेक्ट था ना, ये पहले के केस में डीएलसीओए करके था, और इसके जो डीएलसीओए के जो पीवाईक्यूज है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है, उसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रिपीट होंगे इन द सीओए सब्जेक्ट। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 50 to 60% का मार्जिन पकड़ के चलता हूँ कि 50 to 60, मैं ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ 70 to 80 आए, बट 50 to 60% क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड इन दिस क्वेश्चन पेपर। सो विल सॉल्व दैट क्वेश्चंस, और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन चैप्टर 4, 5, 6 today will be covered. So today we'll see the important questions based on chapter 6 first. Okay, so first and very important, that is, what is pipelining? What is pipelining and its hazards? So, पाइपलाइनिंग क्या होती है? पहले इस चीज, तो पाइपलाइनिंग का सिंपल डेफिनेशन हम लोग बताएंगे। The pipelining is a method or a technique where multiple instructions overlapped, where multiple instructions overlapped, it divides into stages. It divides into the stages and provides parallel execution. What is the advantage of this? क्या एडवांटेज होता है इस पाइपलाइनिंग का? सो हायर थ्रूपुट, faster performance, optimum use of CPU resources, optimum use of CPU resources. So that is the reason we'll do pipelining. बट इसमें एक फंडा आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होती है? तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में देयर आर सम स्टेजेस लाइक फेज द इंस्ट्रक्शन, phase the instruction, decode the instruction, calculate the memory address, calculate the effective memory address, fetch the instruction, fetch the operand from instruction,
fetch the operand from instruction, execute the instruction, and finally store the instruction. तो इसके लिए अपना एक फ्लो चार्ट बनता है, जैसे इसको इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग भी बोलते हैं. फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, fetch the instruction from memory, then decode the instruction, and calculate the effective address, then branch, so first this is type of a flow chart. Then fetch the operand from the instruction. After that, execute the instruction, then ask for interrupt, if there is no interrupt, go back to next fetching instruction cycle. If there is an interrupt occurred, then there will be interrupt handling unit, or you can say interrupt handler, जो इंटरप्ट को हैंडल करेगा. इंटरप्ट को हैंडल करने के बाद you have to update the PC. Update the PC. PC stand for program counter, and after the program counter, you will again fetch the new instruction. So empty the pipeline, and update to the next fetching instruction. ओके, और अगर ब्रांचिंग में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है, मतलब जंप, कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जंप इफ कैरी, CNC, कैरी इफ नॉट, कैरी इज नॉट प्रेजेंट. तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिसमें जंप करना होता है. तो ये डायरेक्टली अपडेट पीसी पे जाएगा. इफ इट इज जंप ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट, देन फेच द ऑपरेंड, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, इंटरप्ट, और इसके बाद ये फॉलो करना पड़ता है. सिंपल सी चीज है. देखो मैं फिर से बताता हूं, पाइपलाइनिंग में हमें करना क्या होता है. पाइपलाइनिंग में हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और मल्टीपल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं. इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस है इसको स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. तो एक टाइम पे हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं. इससे अपना क्या हो जाता है, इससे अपना जो थ्रूपुट है, परफॉर्मेंस है, ये बढ़ जाता है. तो हायर थ्रूपुट होता है, फास्टर परफॉर्मेंस होता है, और सीपीयू के जो भी रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस मतलब क्या, उसमें जो भी मेमोरीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इफेक्टिवली यूज करते हैं. तो अगर समझो हम लोग पाइपलाइनिंग यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हमें नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, जिसके कारण प्रोसेस को डिले होना पड़ता है. बट पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल करके हम लोग उसका जो स्पीड ऑफ टाइम है वो बढ़ा देते हैं, और जो भी मेमोरी है उसको हम लोग कम कर, मतलब इफेक्टिव मेमोरी हमारी कम हो जाती है. तो इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करना होता है. तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, तो ये पॉइंट अपने को लिखने हैं. पहला पॉइंट क्या है, फेच द इंस्ट्रक्शन. फेच द इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, जैसे आप अभी कंप्यूटर के सामने बैठे, कीबोर्ड पे आपने प्रेस किया 8 नंबर, तो उस 8 नंबर को, अभी उस 8 उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, वो पहले क्या करेगा, फेच करेगा. तो दैट इज कॉल्ड एज फेच द इंस्ट्रक्शन. अभी
उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो क्यों, क्योंकि आपने जो कीबोर्ड पे टाइप किया इट इज अ डेसिमल नंबर, राइट। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके कारण इस 8 नंबर को हम लोग यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बोलते हैं इट इज अ 1000, दैट इज कॉल्ड एज डिकोड द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमने इसको डिकोड किया। फिर क्या करना है, ये जो इंस्ट्रक्शन हम लोग यूजर जो भी टाइप कर रहा है ना, उसको जो भी प्रोसेसर है उसको कैश मेमोरी या फिर मेन मेमोरी में उसको सेव करना होता है। तो उसके लिए वो मेमोरी एड्रेस ढूंढता है, दैट इज कॉल्ड एज कैलकुलेट ऑफ द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस। तो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस यहां से आ रहे हैं उसको एक मेमोरी में उसको स्टोर करते जाना है और कैलकुलेट करना है कि उसको कितनी मेमोरी लगेगी और कौन से मेमोरी एड्रेस पे उसको स्टोर करना है। तो ये इसका ऑपरेशन होता है। फिर जैसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है, जैसे कि 8 पहले आया था और अभी यूजर ने डाला 8+2, तो ये बताता है कि यहां पे एक ऑपरेंड, मतलब इसमें इसके साथ करना क्या है, दिस इज कॉल्ड दिस ऐड इज नथिंग बट व्हाट, ये बता रहा है, ये एक मतलब हम लोग बोलते हैं इसको असेंबली लैंग्वेजिंग प्रोग्राम में ऑप कोड, क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कोड। ये 2 नंबर है, इसके साथ क्या ऑपरेशन करना है, तो जो ऑपरेशन करना होता है ऐड, दैट इज कॉल्ड एज ऑप कोड, ऑपरेशनल कोड। और ये जो नंबर्स है ना 8 and 2, दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेंड, ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अभी फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस। तो इसको अभी ये फेच करेगा, आफ्टर दैट एग्जीक्यूट करेगा। 8+2 यहां पे जो भी नंबर आया इसको एग्जीक्यूट किया और ये जो आंसर है 10 यहां पे एग्जीक्यूशन हुआ। उस एग्जीक्यूशन को अभी उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा इन द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। तो इसके लिए ये हमें क्या करना पड़ता है, एक एल्गोरिदम या फ्लोचार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, देन डिकोड द इंस्ट्रक्शन, कैलकुलेट द मेमोरी एड्रेस, देन गो फॉर द ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। इफ इट इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जंप टू द update PC मतलब program counter which indicates the next memory address, then fetch the operand. After fetching the operand, executes the instruction. If there is an interrupt, then there will be interrupt handling unit जो फिर से अपडेट प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेगा एंड ये पूरा ऑपरेशन खत्म होने के बाद पाइपलाइन को एम्प्टी कर देगा एंड गो बैक टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेचिंग। आया समझ में? तो दैट इज द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद जैसे मैंने अभी बताया कि अभी तक स्टूडेंट्स को ये पाइपलाइनिंग क्या है, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट क्या है, इन शॉर्ट बता देता हूं। सपोज ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, I0 से लेके I7। ये दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। अभी इसको मैं पाइपलाइनिंग में डालूंगा तो ये कैसे होगा, I0, I1, I2, ये इंस्ट्रक्शंस को मैंने पहले यहां पे ले लिया। फिर नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है जैसे कि I3, I4, I5, देन I6, I7, इस तरीके से मैंने इसको अरेंज किया। फिर I8 आया, सपोज अगर इसमें I8 आया तो ये 8 इधर ज्वाइन हो जाएगा, क्लियर, यहां पे ये ज्वाइन हो जाएगा I8 करके। तो फिलहाल हमने 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन लिया है, तो इसके लिए देखो कितने क्लॉक साइकिल्स लगे थे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने क्लॉक साइकिल्स लगे इसको टू एग्जीक्यूट, 7 क्लॉक साइकिल्स, मतलब टोटल 0 से लिया है तो 8 क्लॉक साइकिल्स, राइट। और इसको इसमें कितने क्लॉक साइकिल लगे, 1, 2, 3 एंड 4, तो इसमें कितने क्लॉक साइकिल्स लगे, 4। देखो एग्जैक्टली इसका हाफ हो गया, एग्जैक्टली इसका हाफ हो गया। तो फास्टर कौन सा है, ये फास्टर कौन सा है, पाइपलाइनिंग है कि नहीं। इससे अपने को पता चला व्हाई इन पाइपलाइनिंग, why in pipelining there will be higher throughput, why there will be a faster performance, or why the optimum use of resources, CPU resources किस तरीके से इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें मेमोरी भी कम यूज हुई ना, मेमोरी भी इसमें कम यूज हुई ना, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है इसके, क्या डिसएडवांटेजेस है इसके, तो डिसएडवांटेज है कि इसको जो इंप्लीमेंट करना है ना, ये बहुत डिफिकल्ट जाता है, डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। और अगर पाइपलाइनिंग में कुछ स्टॉल्स हुए
तो पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स भी आते हैं और उसको अपने को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस है। अभी इससे अपना बनता है कि ये व्हाट इज दिस पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन पाइपलाइन हैजर्ड्स, एक्सप्लेन पाइपलाइन हैजर्ड्स, तो व्हाट आर दिस पाइपलाइन हैजर्ड्स। पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज हैजर्ड। ये हैजर्ड्स है क्या? तो इन पाइपलाइनिंग, इफ द पाइपलाइन गेट्स डिलेड or stalled at any instruction, then it is called as hazards. That it is called as hazard. So what are the types of these hazards? The hazards are data hazard, second one is called as structural hazard, and third one is called as instruction hazard, चलो वन बाय वन देखते हैं व्हाट इज दिस हैजर्ड्स। ओके, तो पहला मैं यहां पे डेटा हैजर्ड लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल टेक द डेटा हैजर्ड्स। तो यहां पे ये तो तीन हैजर्ड्स है, जैसे मैंने बोला डेटा हैजर्ड्स है, इंस्ट्रक्शन हैजर्ड है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड। हर एक का रीजन अलग अलग है। ठीक है, ये हैजर्ड, तो हैजर्ड्स मतलब क्या है, मैंने यहां पे बोला इफ द पाइपलाइनिंग इज डिलेड और इट गेटिंग स्टॉल्ड देन इट इज कॉल्ड एज अ हैजर्ड। तो मान के चलते हैं पहला अगर हमको आता है डेटा हैजर्ड। तो डेटा हैजर्ड्स में होता क्या है बेसिकली, सपोज दिस इज माय पाइपलाइनिंग, फेच, डिकोड, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, सेम इसमें भी आया, अरे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट इन दिस कंडीशन। तो यहां पे हमारी कंडीशंस ज्यादा है, मतलब फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, इस तरीके से। तो अभी मैं यहां पे जो ड्रॉ कर रहा हूं ना, दैट इज कॉल्ड एज 3 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो 5 इंस्ट्रक्शन के भी होते, तो ये अपना 3 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है। तो इसमें और एक मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, दैट इज स्टोर्ड द इंस्ट्रक्शन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर्ड। नाउ अगेन द फेच, डिकोड and it will take some execution time and then store the instruction. तो यहां पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, समझो दिस इज इंस्ट्रक्शन 1, दिस इज एट इंस्ट्रक्शन 2 एंड दिस इज एट इंस्ट्रक्शन 3। पहला इंस्ट्रक्शन आया, इसने उसको फेच किया, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया एंड स्टोर किया इनटू द मेमोरी। जो भी रिजल्ट है उसको स्टोर किया इनटू द मेमोरी। सेकेंड इंस्ट्रक्शन आया, फेच किया उसको, डिकोड किया, एग्जीक्यूट किया एंड स्टोर किया। बट वेन जब तीसरा इंस्ट्रक्शन आया ना, तो यहां पे फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट करने के लिए इसने थोड़ा ज्यादा साइकिल लिया। यहां पे उसको ऑपरेशन खत्म करना चाहिए था आइडियली इसको कहां पे ऑपरेशन खत्म करना चाहिए था, इधर, बट इसने कहां पे खत्म किया, ये साइड पे। तो ये यहां पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं इधर, स्टॉल्ड और डिलेड ऑफ द पाइपलाइन। तो ये क्यों हुआ, तो इसका बेसिक रीजन क्या है, इसका बेसिक रीजन है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है व्हेन द इंस्ट्रक्शन
डिपेंड्स the result of previous instruction। और तभी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन अगर स्टॉल्ड हो रहा है तो इसके आगे का जो भी साइकिल है ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे स्टॉल्ड हो जाएगा। तो ये फेच डिकोड और यहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए यहां से यहां तक ये इसने पूरा स्टॉल बनाया है, देन एग्जीक्यूट, और ऑब्वियसली आगे का साइकिल मेरा क्या हो जाएगा और डिलेड होते जाएगा। तो ये क्यों हुआ, दैट इज अ सिंपल रीजन। समझो यहां पे इसको सिंपल ऑपरेशन करना था 5+3, तो इसने तुरंत एक क्लॉक साइकिल में इसको खत्म किया। यहां पे भी इसको सिंपल ऑपरेशन करना था, सिंपल 2x4, तो यहां पे इसने ऑपरेशन एक साइकिल में खत्म कर दिया। बट यहां पे थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस आया, इसमें थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आया जिसमें इसको मल्टीप्लिकेशन भी करना है, डिवाइड भी करना है, मॉड भी निकालना है, परसेंटेज भी निकालना है। तो ऐसा डिफिकल्ट कुछ कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक ऑपरेशन इसको करना है। तो उसने एक क्लॉक साइकिल के अलावा कुछ और क्लॉक साइकिल्स लिए टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन। तो इससे क्या होगा, यहां पे पाइपलाइन मेरा क्या हो गया, डिलेड हो गया अननेसेसरी, और ये इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ये आगे चला जाता है, ये स्टॉल जो है ना ये आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा। तो इसके कारण जो भी हैजर्ड होता है इसको बोला जाता है डेटा हैजर्ड, जिसमें बोलते हैं व्हेन the instruction depends on the result of previous instruction, it is called as a data hazard, it is called as data hazard। तो data hazard समझ में आया। सेकेंड आता है that is called as structural hazard। शॉर्ट में लिखता हूं स्ट्रक्चरल हैजर्ड। इसमें भी सपोज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट एंड स्टोर, ये अपनी पाइपलाइनिंग आई थी। फिर से फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, फिर से पाइपलाइनिंग यहां पे आया, एग्जीक्यूट, यहां पे फिर से इसने थोड़ा स्टॉल बना दिया, और आया इधर। तो जब नेक्स्ट यहां पे फेचिंग होगा तो डिकोड भी अननेसेसरी यहां पे स्टॉल्ड होगा, एग्जीक्यूट को भी इतना टाइम लगेगा, एंड देन स्टोर इनटू द एड्रेस। तो इस केस में यहां पे फिर से स्टॉल हुआ है, बट इसका रीजन कुछ और है। ठीक है, स्टॉल हुआ है या फिर पाइपलाइनिंग डिले हुआ है, तो इसका रीजन कुछ और है। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड में क्या होता है, बेसिकली व्हेन वन और मोर इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर द हार्डवेयर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, सेम हार्डवेयर रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। यहां पे लिख के देता हूं, व्हेन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स, when instruction requires same hardware resources at the same time, तो उस केस में जो हैजर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल हैजर्ड। आया समझ में? तो तीसरा जो हैजर्ड कौन सा है, थर्ड हैजर्ड इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन हैजर्ड। ठीक है, हाँ, डेटा हैजर्ड हो गया, स्ट्रक्चरल हैजर्ड हो गया, एंड देन इंस्ट्रक्शन हैजर्ड। इसको कुछ केस में कंट्रोल हैजर्ड भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन डेटा, fetch data is not present in cache memory, so they will say as cache miss, then take the data from main memory, take the data from main memory back to processor, तो क्या हुआ, ये मेरा CPU था,
यहां पे कैश मेमोरी है और इसके बाद मेन मेमोरी है। तो पहला सीपीयू मांगेगा किससे डेटा? कैश से। कैश बोलेगा मेरे पास तो ये डेटा अवेलेबल नहीं, इसको समझो एक डेटा चाहिए था, नंबर 2 चाहिए था, तो इसमें इसको नहीं, इसके पास नहीं है, तो ये किसके पास जाएगा? ये बोलेगा कैश मिस। कैश मिस नहीं है तो ये किसके पास जाएगा? गोज टू द मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में गया और फिर से मेन मेमोरी से डेटा लिया और फिर से ये यहां से इधर आया। तो इसके लिए कुछ साइकिल्स कंज्यूम हुए, राइट? तो इसलिए मैंने लिखा व्हेन द डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन कैश दे विल से कैश मिस, दे विल say cache miss and take the data from the main memory and back to microprocessor। तो उस केस में हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? यहां पे स्टोर होते हैं। तो समझो फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, और इसमें फेच करने के लिए ही इसने इतना क्लॉक साइकिल्स दिए, मतलब एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल लिया सपोज, फिर डिकोड यहां पे हुआ, फिर डिकोड यहां पे हुआ, एग्जीक्यूट यहां पे हुआ एंड देन स्टोर यहां पे हुआ। तो यहां पे क्या हो गया? स्टॉल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा कैश मेमोरी में अवेलेबल नहीं था, तो उसको मेन मेमोरी से यहां पे लेना पड़ा, और इसकी वजह से जो भी हैजर्ड आते हैं उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन हैजर्ड। उसके लिए जो भी स्टॉलिंग होता है ये मोस्ट प्रोबेबली होता है फेचिंग में, फेचिंग ऑपरेशन। तो यहां पे हमने जो भी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग और उसके हैजर्ड्स देखे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट इज डेटा हैजर्ड, और यहां पे अभी जैसे मैंने फेच, डिकोड, इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट एंड सेव वाला लिखा है, तो ये आपका 4 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग हो जाता है। हाँ, ठीक है? अगर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट होता है तो 3 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। तो इस तरीके से अपना होता है पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें 3 हैजर्ड्स को आपको सॉल्व करना, मतलब लिखना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन हैजर्ड्स को हम लोग कंट्रोल हैजर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने एक्चुअली 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, तो आपको बेसिकली डेफिनेशन, फीचर एंड व्हाट इज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के बारे में लिखना पड़ेगा। एंड उसके बाद पाइपलाइनिंग हैजर्ड, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट भी उसमें ही आता है, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज अ पाइपलाइनिंग हैजर्ड, तो हैजर्ड्स बताने हैं इन शॉर्ट, और ये 3 हैजर्ड्स को डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, क्यों आएगा, किस लिए आएगा, ठीक है? तो और कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं कि इस पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स के सॉल्यूशंस भी बताओ। तो जैसे कि अभी ये स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स है, स्ट्रक्चरल हैजर्ड है, ये क्यों आता है? बिकॉज यहाँ पे एक ही इंस्ट्रक्शन को सेम हार्डवेयर रिसोर्स में से डेटा चाहिए एट द सेम टाइम, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू द डिफरेंट कैश मेमोरी। तो बिकॉज अपने को अभी आप पता है कि आपने कैश मेमोरी और मतलब सब एक मेन मेमोरी में 3 लेवल ऑफ कैश होते हैं, L1, L2, L3। तो उसमें आपको कौन से एक डेटा L1 में सेव करो, एक डेटा L2 में सेव करो, तो अपने को क्या करना? एट द सेम टाइम हमें डेटा को लेना ना पड़े, ठीक है? तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? एक डेटा L1 सेव कैश में सेव करेंगे, एक डेटा L2 कैश में सेव करेंगे, और ये यहां से हम लोग स्ट्रक्चरल हैजर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो भी बात आती है डेटा हैजर्ड्स की, डेटा हैजर्ड्स में क्या बताता है? व्हेन द रिजल्ट, इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इज डिपेंड ऑन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी ऑपरेंड है, जहां पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस आते हैं ना, तो ऑपरेंड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्डिंग द ऑपरेंड, मतलब यहाँ पे प्रीफेचिंग ऑफ द ऑपरेंड भी बोलते हैं। मतलब जब भी हमको डेटा पहले ही मिल जाए तो उसको पता चलेगा कि इसके लिए एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगने वाला है। तो ये इससे अपना क्या हो जाता है? ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एज वेल एज द अनदर टेक्निक यू कैन यूज फॉर दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर रीनेमिंग। रजिस्टर को भी रीनेम कर सकते हो, ठीक है? एज वेल एज द थर्ड हैजर्ड इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन हैजर्ड। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? प्रीफेचिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। पहले ही जो भी डेटा है उसको पहले ही प्रीफेच करके रखो फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है? अगर जैसे कि यहां पे है तो ये इतना क्लॉक साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल होने तक इसको वेट करना ही पड़ेगा, तो उसका जो इतना यहाँ पे टाइप जो मुझे टाइम मिल रहा है उसमें हमें पहले ही प्रीफेच करके रखूं जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझे चाहिए, जो भी डेटा मुझे चाहिए फ्रॉम द कैश और मेन मेमोरी से। दैट इज कॉल्ड एज प्रीफेचिंग द मेमोरी। और इस तरीके से हम लोग ये तीनों भी हैजर्ड्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन आपको दोनों भी तरीके से आएगा, एक्सप्लेन द पाइपलाइन हैजर्ड्स एंड हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेन और एक क्वेश्चन आता है जो हर एक एग्जाम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लेन द बस
आर्बिट्रेशन मेथड, और उससे पहले मैं इसका ये टॉपिक के ही पहले कवर कर लेता हूं, दैट इज फ्लिंस क्लासिफिकेशन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लिंस क्लासिफिकेशन, पहला ये टॉपिक का पहला सब खत्म कर देते हैं, ठीक है. एक्सप्लेन फ्लिंस क्लासिफिकेशन. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप डीएलसीओए के जितने भी क्वेश्चन पेपर देखोगे, इसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. पाइपलाइनिंग हैजर्ड्स हो या फिर ये जो फ्लिंस क्लासिफिकेशन हो, ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा. तो इसके बेसिकली कौन से टाइप्स है? तो देर आर 4 टाइप्स फॉर फ्लिंस क्लासिफिकेशन. सीरियल इन, सिंगल मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा. तो ये इसके 4 टाइप्स है, ठीक है. यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं, देयर विल बी 2 साइड्स, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. डेटा एंड सपोज दिस इज इंस्ट्रक्शंस. और यहां पे प्रोसेसर है, प्रोसेसर ऑपरेशंस, ठीक है. तो ये डेटा यहां से भी लेगा और इसको यहां से भी दे देगा. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल डेटा विल बी ऑपरेट्स ऑन सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेट्स ऑन सिंगल डेटा. जब भी हम लोग बात करते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल्स डेटा की, तो यहां पे ऐसे 4 प्रोसेसर्स आपको ड्रॉ करने हैं. दिस मतलब 4 ब्लॉक्स. यू कैन से इट इज द प्रोसेसर मॉडल्स, डेटा and instructions and instructions. यहां से ऐसे मल्टीपल्स डेटा आएंगे, और इसको इस तरीके से अपने को क्या करना है, फेच करना है. सो इंस्ट्रक्शन विल बी सिंगल, इंस्ट्रक्शन विल बी सिंगल बट द डेटा विल बी मल्टीपल. नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा. तो इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज माई इंस्ट्रक्शंस, सॉरी एक ही फॉर्मेट रखते हैं. डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. तो इसमें सपोज देयर विल बी 2 प्रोसेसर्स विच इज हैविंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बट द डेटा इज सिंगल. ओके, तो ये इस तरीके से डायग्राम हम बता सकते हो. एंड लास्ट वन इज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा. तो यहां पे मैं डेटाज ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे मेरे रहेंगे इंस्ट्रक्शंस. जिसमें आप यहाँ पे 4 प्रोसेसर्स मॉडल ऐसे ड्रॉ करेंगे. आई होप मैं ये पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ कर देता हूँ. मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा. And these are the processors, processor 1, processor 2, processor 3 and processor 4. Processor 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो इस केस में देखो यहाँ पे जो डेटाज है ना, तो यहाँ पे भी जाएगा एज वेल एज यहाँ पे भी जाएगा, इधर भी जाएगा एज वेल एज इधर भी जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल डेटास टू द मल्टीपल प्रोसेसर मॉडल्स. As well as this instruction will goes to the different types
ऐसे भी ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, और ऐसे किया तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट रखेंगे, तो इसको एक सिंगल लाइन पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, एक ही लाइन पे सब कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा। तो ये होते हैं फ्लिंस के क्लासिफिकेशन। व्हाई फ्लिंस क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल प्रोसेसिंग। तो यहां पे हमने देखा सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा मींस सिंगल इंस्ट्रक्शन विल ऑक्यूपाइज और इट विल वर्क ऑन द सिंगल डेटा ओनली। तो इस एक डेटा है तो एक ही इंस्ट्रक्शंस रहेगा। दिस इज अ टिपिकल वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इसको यूज किया जाता है, जो अपना चैप्टर नंबर 1 में भी था। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इसको यूज किया जाता है। देयर विल बी नो पैरेललिज्म। और इसमें सिर्फ वन डेटा होगा, वन डेटा स्ट्रीम होगी एंड सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी। ठीक है, SIMD में यहां पे हम लोग देख सकते हैं देयर विल बी मल्टीपल डेटास। तो यहां पे मेनी डेटा स्ट्रीम, यहां पे मैं लिखता हूं मेनी डेटा स्ट्रीम इसके ऊपर ही लिख देता हूं, इसमें मेनी डेटा स्ट्रीम बट सिंगल इंस्ट्रक्शन, बट सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। एंड ये कहां पे यूज होता है? इट इज बेसिकली यूज फॉर वीडियो प्रोसेसिंग। वीडियो प्रोसेसिंग में इसको ज्यादा करके यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज मल्टी इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। इस केस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा में हमें क्या क्या मिलता है? तो यहां पे सिंगल डेटा स्ट्रीम होगी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होगी, and this MISD is basically used for fault tolerance system. Basically it is not practically used, but हमें अपने सिलेबस में पहले था MISD, then MIMD, multiple instructions multiple data. And this is used, it is based, मतलब इसमें मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स होंगे, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स होंगे, मोस्ट पैरेललिज्म कंसेप्ट। दिस इज अ टिपिकल एप्लीकेशन फॉर द फ्लिंस क्लासिफिकेशन, जिसका मेन एम है पैरेललिज्म करना, एंड इट इज बेसिकली यूज फॉर यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर डूइंग द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। When you will be working on complex instructions and operations, then MIMD will be used. So this is the another question which is very important, Flins classifications. Okay, first one is SISD, single instruction single data, single instruction single data,
सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। एंड MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। क्लियर, आया समझ में? तो यहां पे ये फ्लिंस क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता है दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेल्स लॉ। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क के लिए आएगा, मे बी इन कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो दिट इज अ थ्योरेटिकल मैक्स स्पीड अप प्रोग्राम व्हेन ओनली वन पोर्शन कैन बी पैरालाइज। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, दैट इज नथिंग बट S इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस P प्लस P डिवाइडेड बाय N। तो ये टर्म्स क्या है? S मींस व्हाट? स्पीड अप। तो ओवरऑल स्पीड अप कितना है ये बताता है S। P स्टैंड फॉर द फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम कैन बी पैरालाइज। कितना फ्रैक्शन ऑफ प्रोग्राम कैन बी पैरालाइज इज कॉल्ड एज P। N क्या है? इट इज अ नंबर ऑफ प्रोसेसर्स। कितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। एंड 1 माइनस P इट इज नथिंग बट अ सीक्वेंशियल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए कितना रहेगा। अगर समझो मैं इसको एक एग्जांपल के द्वारा दिखाऊं तो एक एग्जांपल भी आप इसमें लिख सकते हो, S max should be equals to 1 divided by 1 minus P. Suppose in this 80% portion is parallel. 80% portion is parallel. तो सीरियल एग्जीक्यूशन कितना होगा? रिमेनिंग पार्ट जो 20% होगा, तो 20% पोर्शन कितना है? सीरियल एग्जीक्यूशन वाला है, राइट? सीरियल एग्जीक्यूशन वाला है। तो इसमें हम लोग सिंपल इसमें पुट करेंगे S max इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कितना आता है? 8। सो 0.8 परसेंटेज में है तो 0.8, सो दैट इज नथिंग बट 0.2, तो कितना बचा? 5। तो स्पीड अप कितने से स्पीड अप हुआ प्रोसेस? तो 5 टाइम्स ज्यादा स्पीड अप हुआ। दैट इज द स्पीड अप फैक्टर, ओवरऑल स्पीड अप फैक्टर। तो अगर 80% हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शंस को पैरालाइज करते हैं यूजिंग अ फ्लिंस क्लासिफिकेशन मेथड, तो उससे मेरा जो रिमेनिंग पोर्शन है ये सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज 1 माइनस P, मतलब 20% पोर्शन मेरा सीरियलाइज रहेगा। तो उसके कारण अगर मैं ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को पैरालाइज कर देता हूं, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग कर देता हूं, तो मेरा स्पीड अप कितने से बढ़ेगा? तो 5 टाइम्स बढ़ेगा रादर देन द सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सो दिस इज अ सिंपल एम्बेडेल्स लॉ। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए अपने को एग्जाम में आता है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद एम्बेडेल्स लॉ के बाद मैंने जैसे बोला था कि बस आर्बिट्रेशन मेथड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन बस आर्बिट्रेशन मेथड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ में हर टाइम ये आता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं पहले लेते जा रहा हूं। तो पहला मैंने जैसे लिया इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया दैट इज पाइपलाइन हैजर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद मैंने लिया फ्लिंस क्लासिफिकेशन, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन एम्बेडेल्स लॉ, एंड देन इट इज अ बस आर्बिट्रेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज दिस बस आर्बिट्रेशन? बस आर्बिट्रेशन मतलब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एक CPU है, एक सिंपल में पहला रफ डायग्राम बताता हूं, देयर विल बी 1 CPU एंड उसके बहुत सारे को प्रोसेसर्स है या फिर मास्टर्स है, और इसमें से एक ही बस जो है ये हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो CPU या फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि इसमें से मैं किसको मास्टर बनाऊं, किसको मास्टर बनाऊं, किसका? इस बस का। किसका? इस बस का। अगर ये इसका मास्टर है, ये इसको एक्सेस मिला, इसको ये जो भी मेमोरी मॉड्यूल था, मेन मेमोरी थी या फिर मेरा प्रोसेसर था, इसको इसका एक्सेस मिला, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इसका आर्बिटर हो गया। ये इसका क्या हो गया? आर्बिटर हो गया। तो ये डिसाइड करता है कि जो मास्टर होगा ना वो वहां पे उस बस का आर्बिटर होगा। आया समझ में? अभी एक एक करके पूरा देखते हैं, ये सिंपल कंसेप्ट देखो। बस आर्बिट्रेशन मेथड्स, तो कौन से बस आर्बिट्रेशन मेथड है? तो मेन देयर विल बी फर्स्ट सेंट्रलाइज, and second one is distributed. तो सेंट्रलाइज में भी 3 टाइप्स है। कौन से 3 टाइप्स है? डेजी चेन, पोलिंग एंड
एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। एंड इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स जो इसमें आते हैं, तो इसको ही आपको एक्सप्लेन करने बोलेंगे। डेजी चेन क्या है, पोलिंग क्या है, ये जो थर्ड वाला है दैट इज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट क्या है, ये आपको डायग्राम के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने बोला है। दिस ऑल आर सेंट्रलाइज। पहले हम लोग सेंट्रलाइज के ऊपर फोकस करेंगे। तो सेंट्रलाइज में पहला जो है दैट इज कॉल्ड एज डेजी चेन। तो इसमें आपको पहले से कंट्रोलर बनाना है। दिस इज योर कंट्रोलर, यहां पे मैं लिखता हूं माइक्रो कंट्रोलर। ओके, देन देयर विल बी मास्टर मॉड्यूल्स, 1, 2 और 3। ओके, और इसमें सॉरी 2 यहां पे लाइंस बनानी, 1 फॉर बस रिक्वेस्ट एंड 1 फॉर बस बिजी। यहां पे मैं लिख देता हूं सिंपल डायग्राम्स किस तरीके से बनाना है, कैसे याद रखना है। देखो, बस बिजी एंड बस रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज योर सपोज मास्टर 1, मास्टर 1, मास्टर 2 एंड मास्टर 3। और इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस बस, एड्रेस लॉजिक, एड्रेस लॉजिक, बस एड्रेस लॉजिक। ठीक है, 3 मास्टर से उसके अलग अलग लॉजिक से। तो यहां पे मैं BL का फुल फॉर्म यहां पे लिख देता हूं। इसके अंदर आप चाहिए तो लिख सकते हो बस एड्रेस लॉजिक। क्लियर? तो इसमें आप किस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हो। सपोज यहां पे पहले तो ये जो डायग्राम्स है ना, इसमें आप हर एक मास्टर्स का दोनों भी लाइंस को कंट्रोल दे देना, मतलब ऐसे डाउन एरोस बना देना। अभी डेजी चेन में क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये पहला रिक्वेस्ट, पहला कंट्रोल किसको देता है, मास्टर को, बिकॉज ये इसके नजदीक है, बिकॉज ये इसके नजदीक है। फिर अगर इसको एक्सेस चाहिए तो ये इसके थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। इसको एक्सेस चाहिए तो इसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है इस चेन को, इसमें इसलिए इसको बोला जाता है डेजी चेन, चेन बना के चलता है ना, तो इसको बोलते हैं डेजी चेन। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी समझो ये 3 मास्टर्स मॉड्यूल है, तीनों भी मास्टर मॉड्यूल है, बट कौन सा बस आर्बिटर है जिसको कंट्रोलर ने, माइक्रो कंट्रोलर ने, जिसको माइक्रो कंट्रोलर ने बस का एक्सेस पूरा दिया हुआ है, वो है मेरा बस आर्बिटर। तो सपोज यहां पे देखो ये इसके नजदीक है, तो इसने इसको पहला मास्टर दिया। सपोज इन केस में दो तीन केस में यहां पे ले लेता हूं। सपोज इसको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना था, कुछ ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करना था, तो इसने माइक्रो कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजी थ्रू दिस लाइन, थ्रू दिस लाइन। तो माइक्रो कंट्रोलर बोला ठीक है मैं अभी फ्री हूं, तो मैं तुझे एक्सेस दे देता हूं। उसने इसका एक्सेस, बस का एक्सेस इसको दे दिया, बस का एक्सेस इसको दे दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसका आर्बिटर बन गया। ये इसका आर्बिटर बन गया। अभी क्या हुआ, मास्टर 2 को अभी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये भी इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, बट माइक्रो कंट्रोलर क्या बोलेगा, मैंने फिलहाल इसको एक्सेस दिया हुआ है, ये आर्बिटर है, जब तक ये उसका ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है तब तक आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो तब तक ये इसको क्या बोलेगा, बस बिजी, बस बिजी। और इसको भी क्या बोलेगा, बस इज बिजी थ्रू दिस लाइन। ये जो लाइन है ना, इसके थ्रू उसको बोलेगा बस इज बिजी। ठीक है, जब भी ये इसको ऑपरेशन अभी इसका खत्म हुआ है, तो फिर इसने पोल किया था कि मुझे ऑपरेशन करना है, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू, मतलब ये मास्टर इसको कंट्रोल देगा। अभी ये आर्बिटर बन जाएगा, अभी ये आर्बिटर बन जाएगा। जैसे जब इसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तो ये तीसरे को देगा, तो नेक्स्ट आर्बिटर बन जाएगा। बट कुछ केस में कैसा है कि इसको, एक केस में मैंने अभी जो नॉर्मल बताई स्टेप बाय स्टेप, मतलब डेजी चेन वाली,
दूसरी केस ऐसी हो सकती है, मास्टर 1 को कुछ काम ही नहीं है, काम है मास्टर 2 को, और मास्टर 2 को इंपॉर्टेंट काम करना है, और इसके लिए ये पहले इसको क्या मांग रहा है, बस रिक्वेस्ट मांग रहा है, बस की रिक्वेस्ट मांग रहा है। माइक्रो कंट्रोलर बोल रहा है ठीक है मैं तुझे एक्सेस दे सकता हूं, बट किसके थ्रू एक्सेस देगा, मास्टर 1 के थ्रू। तो ये अननेसेसरी डिले प्रोवाइड हुआ, बट इन दैट केस जब तक ये इसको रिक्वेस्ट मांग रहा है, ये इसको एक्सेस दे रहा है, ये मास्टर ने भी पोल किया कि मुझे भी रिक्वेस्ट चाहिए, तो क्या हो गया, ये पहला खड़ा था, इसने पहले रिक्वेस्ट भेजी थी, बट ये प्रोसेसिंग टाइम तक मास्टर 1 ने भी रिक्वेस्ट भेजी, तो पहला मास्टर कौन बन गया, ये पहला आर्बिटर बन गया, ठीक है, मास्टर 1 आर्बिटर बैठे, तो बाकी दोनों के साथ नाइंसाफी हुई, ये पहले ही लाइन में खड़े हो रहे हैं, फिर भी इसको एक्सेस इसके बाद मिल रहा है, ठीक है, और इसके थ्रू ही जाना पड़ रहा है, तो इसके वजह से हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो डिले होते जा रहा था। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट आर्बिट्रेशन मेथड देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोलिंग मेथड। वो बोलता है कि क्यों मैं हमेशा मास्टर 1 के द्वारा ही जाऊं, क्योंकि वो इसके नजदीक है इसलिए नहीं। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जिसमें हमें पोलिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, पोलिंग, ओके। तो अभी ये मास्टर 1 है, बस एड्रेस लॉजिक, मास्टर 2 बस एड्रेस लॉजिक, ये मैं यहां पे M1 M2 लिख रहा हूं, मतलब ये ऐसा मत लिखो, आपको पूरा लिखना है M1 मास्टर 1 मास्टर 2, ओके। नहीं तो एग्जाम में भी ऐसे ही लिख के आओगे, मास्टर 1, दिस इज मास्टर 2 एंड मास्टर 3 एंड दिस इज बस एड्रेस लॉजिक, ओके। तो इसमें भी फिलहाल नीचे 2 लाइन ड्रॉ करना, एक है बस रिक्वेस्ट का, दूसरा है बस बिजी का। इसके अलावा हम लोग और ऐसे 3 लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3, और ये तीनों जो एड्रेस है ये हम लोग यूज करेंगे, दिस इज फॉर द मेमोरी एड्रेसेस, और ये है मेरा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेरा बस रिक्वेस्ट का लाइन है, ये मेरा बस बिजी का लाइन है। सर ये सीक्वेंस उल्टा हो गया तो चलेगा क्या, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ 2 लाइन निकालो, उसको अच्छे से नेमिंग करो, ठीक है। तो इसमें ये हमेशा आपको डाउन एरोज ऐसे निकालने हैं, अभी ये तीनों भी इसका एक्सेस लेंगे थ्रू द मेमोरी एड्रेस, तो इसमें ये समझो इसका एड्रेस है 000, इसका एड्रेस है समझो 001, और इसका एड्रेस है 002 1 2 3, इस तरीके से एड्रेस है। तो हर एक मास्टर को अलग अलग एड्रेस दिया है, इसको 000 एड्रेस दिया है, 000 मेमोरी एड्रेस दिया है, इसको 001 एड्रेस दिया है, और इसको 002 एड्रेस दिया है, इसलिए 3 मेमोरी लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कौन भेजेगा, इन तीनों मेमोरी मॉडल्स में थे, तो इसमें समझो मास्टर 2 को अभी रिक्वेस्ट भेजा, तो ये फेच करेगा, इसने रिक्वेस्ट भेजा थ्रू दिस लाइन, तो इसने चेक किया किसने कौन से मेमोरी एड्रेस ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, तो 001 में, चलो 001 को एक्सेस दे दो। तब तक ये इस स्टेट को क्या करके रखेगा, ऑन करके रखेगा बस बिजी को, और उस केस में इन दोनों को एक्सेस नहीं मिलेगा जब ये आर्बिटर है तब। फिर जब ये आर्बिटर बन जाएगा, मतलब ये आर्बिटर बनने के लिए पहले ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप, पहले इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा थ्रू दिस लाइन, ये जानेगा हाँ 002 मेमोरी एड्रेस से मुझे रिक्वेस्ट आई है, इसका मेमोरी एड्रेस इसके थ्रू गया, तो ये इसके थ्रू 002 को क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और इसको आर्बिटर बना देगा, और ये फिर ऑन कर देगा, और अगर ये ऑन हुआ तो इन दोनों को ये क्या कर देगा, बोलेगा बस बिजी, क्योंकि ये अभी आर्बिटर है,
ठीक है, तो इसको बोला जाता है पोलिंग मेथड। पर इससे एक डिसएडवांटेज पता चला, देखो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए, एड्रेस लाइंस है तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ गए, सर्किटरी मेरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसको फिर से सॉल्व करने के लिए हम लोग जो अभी थर्ड मेथड जो देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट में क्या होता है, अगेन ये मेरा समझो कंट्रोलर है एंड ये मेरे कुछ मेमोरी मॉडल्स हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3। BL M2, BAL M3, BAL, बस एड्रेस लॉजिक। इसको भी हम लोग एक्सेस दे देंगे थ्रू 3 लाइंस। ये मेरी बस बिजी की है, ये मेरी बस रिक्वेस्ट वाली है, बस बिजी, बस रिक्वेस्ट। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखो इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट है ना, तो ये माइक्रो कंट्रोलर इसको इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट देगा, इससे ले लेगा, इसको भी एक इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट जाएगी और इससे ये डेटा फिर से इधर ले लेगा, ठीक है। इसको भी इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट जाएगी और इंडिपेंडेंटली ये डेटा इससे ले लेगा, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा और ये इसको आर्बिटर बनाएगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा, जब भी इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी थ्रू दिस लाइन, इसने इसको आर्बिटर बना दिया, फिर इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी थ्रू दिस लाइन और इसने इसको आर्बिटर बना दिया। तो इंडिपेंडेंट जो पहले रिक्वेस्ट करेगा, फर्स्ट इन मतलब जिसने पहला क्वेरी पूछा है उसको ही पहले एक्सेस मिलेगा, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। अगर ये नजदीक है तो इसको पहला एक्सेस, ऐसे नहीं, जिसने पहला रिक्वेस्ट भेजा उसको पहले आर्बिटर दिया जाएगा और वो अपना पहला जो भी ऑपरेशन इसको करने हैं, एलई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म कर देगा। दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट। इसमें क्या हो गया, जो नंबर ऑफ लाइंस जो थे ना, ये थोड़े हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिए और फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम बना दिया। इसमें अभी मेमोरी मॉडल्स मतलब मेमोरी एड्रेसेस सेव करने के लिए अलग से मेमोरी की रिक्वायरमेंट भी हटा दी। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट भेज रहा है कंप्यूटर, उसको कंट्रोलर उसको आर्बिटर तुरंत बना रहे, तो जिसको जो पहला रिक्वेस्ट जा रहा है उसको तुरंत आर्बिटर बना देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बस आर्बिट्रेशन मेथड। तीनों भी मेथड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, पोलिंग मेथड, डेजी चेन मेथड एज वेल एज दी इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइक अभी अपना नेक्स्ट है दैट इज हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो चैप्टर नंबर 6 में जो भी अपना मेन क्वेश्चन ये था, फोकस था, दैट इज पाइपलाइनिंग कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या होती है, उसके हैजर्ड्स क्या होते हैं, फ्लिंस क्लासिफिकेशन क्या होता है, एम्बर्स लॉ क्या होता है, एंड उसके बाद जो अपना पहला जो चैप्टर नंबर 5 था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है दैट इज कॉल्ड एज बस आर्बिट्रेशन मेथड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नॉर्मली बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ये पहले कवर कर लिया है, ओके। एंड नाउ द लास्ट इज डेटा ट्रांसफर टेक्निक। ये अपने सिलेबस में नया ऐड हुआ है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड इज कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ एंड थर्ड इज कॉल्ड एज डीएमए। तो जो मैं पहले आपको बताने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड आईओ। तो प्रोग्राम्ड आईओ में क्या है, दैट देयर विल बी अ बिगिन, मतलब यहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, देन सीपीयू हैज टू रिटर्न फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस। सीपीयू जो भी डेटा है वो आईओ डिवाइस से रीड करेगा, देन इट विल रीड द स्टेटस ऑफ द आईओ डिवाइस, क्या स्टेटस है, उसके बाद स्टेटस अगर रीड करना है मतलब आगे बढ़ना है तो देन इट विल बी गोज टू दिस ब्लॉक एंड सीपीयू रीड्स द डेटा फ्रॉम द आईओ डिवाइसेस एंड राइट इनटू द मेमोरी, और वाइस वर्सा ऑपरेशन, सीपीयू रीड्स द डेटा फ्रॉम द मेमोरी डिवाइसेस एंड राइट इनटू द आईओ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये काम करता है। इफ ब्लॉक ट्रांसफर कंप्लीट हुआ है देन आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो फिर से अपने को ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट योर प्रोग्राम आईओ मेथड।
दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्राम आईओ मेथड। वंस अगेन मैं बता रहा हूं, पहले सीपीयू आईओ डिवाइस का स्टेटस देखे, आईओ से डेटा ले लेगा, फिर उसका आईओ डिवाइस का स्टेटस जानेगा, अगर स्टेटस ओके है देन सीपीयू रीड करेगा, दोनों भी बोथ डायरेक्शनल ऑपरेशन, बाय डायरेक्शनल ऑपरेशन। सीपीयू रीड्स द डेटा फ्रॉम आईओ डिवाइसेस एंड राइट इट टू द मेमोरी, सीपीयू रीड्स द डेटा फ्रॉम द memory and write into the IO devices. If the block transfer is completed, then next operation or you have to begin with the first one. तो इसमें भी एक कंसेप्ट आता है that is called as IO mapped IO and memory mapped IO. IO mapped IO and memory mapped IO. तो इसमें अगर समझो there will be a main memory है, CPU है, then there will be कैश मेमोरी है यहां पे, ठीक है, रॉन्ग मेमोरी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज यहां पे है सपोज, एंड देयर विल बी डेटा लाइंस सपोज। तो ये मेरी समझो डेटा बस है, ये मेरी समझो एड्रेस बस है, ये समझ लो मेरी मेमोरी राइट ऑपरेशन वाला है, मेमोरी राइट एंड मेमोरी रीड, ठीक है। और ये सब कंट्रोल किसको दे रहे हैं, ये सब जाएगा हर एक ब्लॉक को, हर एक ब्लॉक को। तो जब भी हम लोग आईओ मैप आईओ बनाते हैं ना, तो देयर विल बी टू एक्स्ट्रा। तो पहला इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं। चलो, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इट इज बेसिकली फॉर मेमोरी मैप्ड डिवाइस। तो उसमें सिर्फ मेमोरी मैप्ड होगा, मेमोरी मैप में डेटा बस होगा, एड्रेस बस होगा, मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा और मेमोरी राइट ऑपरेशन होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी मैप। अभी अगर मुझे इसमें आईओ मैप्ड आईओ बनाना है, तो एक ये ऑपरेशन है, इसको मैं अगर फिर से मेमोरी फिर से नहीं बनाऊंगा, यहां पे ही करेक्शन कर देता हूं। अगर मैं इसको आईओ मैप्ड आईओ बना देता हूं, चलो आईओ मैप्ड आईओ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दो लाइन सिर्फ और ऐड करने हैं, दो लाइन और ऐड करने हैं इसमें। IO read and IO write, IO write and IO read, and this operation is called as IO mapped IO operation। तो और दो लाइन से यहां पे इधर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब किस में आता है, इट इज इन फर्स्ट वन, ठीक है, प्रोग्राम आईओ मेथड। नेक्स्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ मेथड। तो इंटरप्ट सेकेंड वन इज कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन, इंटरप्ट ड्रिवन डेटा ट्रांसफर टेक्निक। तो इंटरप्ट ड्रिवन में सिंपल सा है, ये जो स्टेटस लाइन से इधर जो लाइन जा रही है ना, स्टेटस से लाइन जो जा रही है सीपीयू आईओ राइट आईओ ऑपरेशंस, मतलब सीपीयू स्टेटस जानेगा आईओ रीड एंड राइट का। ये जो ऑपरेशन है ना, ये लाइन को रिमूव करना है इंटरप्ट ड्रिवन में। इंटरप्ट ड्रिवन में इस लाइन को अपने को क्या करना है, रिमूव करना है, इस लाइन को रिमूव करना है। तो ये क्या बन गया, इंटरप्ट ड्रिवन। तो यहां पे मैं इन शॉर्ट अलग पेन से दिखा देता हूं फॉर योर सिंप्लिसिटी। सो दिस इज, यहां पे लिख देता हूं इन इंटरप्ट ड्रिवन this line will be removed। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गया। एंड थर्ड जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज डीएमए।
डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेथड। तो इसका भी एक डायग्राम है एंड वर्किंग है, तो वो आपको करके जाना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे अगर डेटा ट्रांसफर टेक्निक बताया तो एटलीस्ट अपने को 2 डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स तो लिखने आने चाहिए। प्रोग्राम्ड आईओ, इसमें प्रोग्राम आईओ मेथड्स, इसमें मेमोरी मैप्ड आईओ एंड आईओ मैप्ड आईओ होता है। एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज इंटरप्ट ड्रिवन मेथड। डीएमए आया तो डीएमए भी, डीएमए का क्वेश्चन अलग से आएगा आपको, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस विद इट्स ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो पहला हमने देखा जो डेटा ट्रांसफर टेक्निक में प्रोग्राम मैप आयो, इसमें हमने दोनों भी डायग्राम ड्रॉ करनी है, आईओ मैप्ड आईओ एज वेल एज जो इसके पहले मैंने ये 2 लाइन हटा के मेमोरी मैप्ड आईओ का बनाया था वो ड्रॉ करनी है। एंड इसके बाद ये फ्लो चार्ट भी आपको ड्रॉ करना है। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में ये लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी तो बन जाएगा इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने कौन से टॉपिक देखे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये हमने आज के लेक्चर में कवर कर ली है। सो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5 एंड 6 आज हमने कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 6 पहले लिया एंड देन चैप्टर 5 भी कवर करवा लिया। ठीक है, तो कल के लेक्चर में वैसे ऐसे ही हम लोग चैप्टर 3 एंड 4 जो भी क्वेश्चंस है ये हम लोग कवर करवा देंगे। एज वेल एज अभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा डाउट होता है, सर सीओए सब्जेक्ट में एक्चुअली हमको क्रैक कैसे करना है, सीओए सब्जेक्ट अपने को एक्चुअली क्रैक कैसे करना है। तो इसके लिए आपको कल के लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं हमने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट मतलब 2 लेक्चर अपने यूट्यूब पे है सीओए के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 का जो भी हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का लेक्चर लिया था तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आप उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना। चैप्टर 2 का भी एलयू ऑपरेशंस के मैंने बूट्स एल्गोरिदम, नॉन रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम, रिस्टोरिंग डिवीजन एल्गोरिदम एज वेल एज IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड, तो इसमें सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा पहले वो 2 वीडियोस आपको देखने हैं। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 6, ये आपको चैप्टर नंबर 5 एंड 6 का आपको हेल्प होगा। वैसे ही कल के लेक्चर में मैं आपको 1 शॉट रिवीजन ले लूंगा चैप्टर नंबर 3 एंड 4 का। इन शॉर्ट मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस कर लेंगे। एंड ये क्वेश्चंस हम लोग में लास्ट में आपको ब्रीफ करवा दूंगा कि इसमें आपको एक्चुअली कौन से क्वेश्चंस को ज्यादा करके, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि कोई मैं और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला, बट दिस क्वेश्चन शुड बी कवर टू क्रैक द सीओए। ओके, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई स्टार्ट करो और जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा है, चाहे वो यूट्यूब में अपना पहला चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का भी हमने डाला हुआ है एलयू ऑपरेशंस, एंड अभी चैप्टर नंबर 5 एंड 6 का मैंने 1 शॉट रिवीजन लिया, वो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पे करके जाने हैं। ओके, एज वेल एज सेमेस्टर 4 के लिए जो भी सब्जेक्ट्स है उसका आपको इनरोलमेंट अभी से स्टार्ट हुआ है। यूट्यूब वीडियो में आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए आप एनरोल अभी से कर लो। नहीं तो कैसा हो जाता है ना, स्टूडेंट्स हमेशा लास्ट मोमेंट पे देखते हैं कि हाँ कहाँ से कुछ तो मिल जाए और मैं उसमें से पढ़ाई स्टार्ट करूँ। ठीक है, अभी जितने भी अपना 1-2 घंटे में पूरा सीओए तो होता नहीं है कभी, ठीक है, 2 घंटा बोलो या 4 घंटे, बट हम लोग एक कोशिश करते हैं ताकि अपना जो भी स्टूडेंट है, अपना जो भी बच्चा है, जब छोटे भाई बहन की तरह हो आप, तो उसमें आप ये सीओए सब्जेक्ट को क्रैक कर पाए। तो इसके लिए हम लोग जितना आपको ट्राई कर सकते हैं टू क्रैक दिस सब्जेक्ट, वो कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। बट एक्चुअली में आपको इस सब्जेक्ट में गुड मार्क्स लाने हैं, अच्छा स्कोर करवाना है, इसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर बैचेस के वीडियोस अटेंड करने ही पड़ेंगे। ऐसे मतलब इन शॉर्ट में आपको पूरा रिवीजन नहीं, दिस इज टाइप ऑफ रिवीजन नॉट द लेक्चर्स। ओके, फिर भी मैं अपना 100% देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, ये भाई क्या होता है ये सब चीज, किस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट है, बट यू हैव टू राइट द फुल एक्सप्लेनेशन। ऐसा डायग्राम बना के आपको पूरा मार्क नहीं मिलने वाला, आपको इसका पीछे का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डायग्राम एंड इसका जो कीवर्ड्स की पॉइंट्स है ये बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी का आपको जो भी पढ़ना है, आपको डिटेल मेन कोर्स, मेन जो लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, उसमें ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत ही कम दिन बचा है अपना सीओए के लिए, और सीओए क्रैक करके ही आना है। थैंक यू।